Now let us come to the topic of Article 143 of the Constitution, that is the advisory jurisdiction of the Supreme Court. It says power of the President to consult Supreme Court. The article reads, if at any time it appears to the President that a question of law or fact has arisen or is likely to arise, which is of such nature and of such public importance that it is expedient to obtain the opinion of the Supreme Court, he may refer the question to that court for consideration, and the court may, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereon. Clause 2 of Article 143 reads that the President may, notwithstanding anything in the proviso to Article 131, refer a dispute of the kind mentioned in the said proviso to the Supreme Court for the opinion, and the Supreme Court shall, after such hearing as it thinks fit, report to the President its opinion thereupon. तो ये कौन से डिस्प्यूट का रेफरेंस है जिसकी बात हो रही है? ये उन डिस्प्यूट का रेफरेंस है which arise out of any treaty, agreement, covenant, engagement or sanad which has been executed before the commencement of this constitution. ठीक है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहें तो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात को नोट करिएगा. जब आप आर्टिकल 143 का क्लॉज 1 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, जो एक्सप्रेशन उसमें जो यूज हुआ है वो है मे. आप देखेंगे ना, जब आप आर्टिकल 143 का क्लॉज 1 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है दैट प्रेसिडेंट क्वेश्चन रेफर करते हैं विच इज ऑफ लॉ एंड फैक्ट, तो कोर्ट में आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर अपॉन. इसका ये भी मतलब निकलता है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओपिनियन दे ही ना. ये पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वेदर इट वांट्स टू गिव अ रेफरेंस, टू आंसर अ रेफरेंस और नॉट आंसर अ रेफरेंस. सो अंडर आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड विद द डिस्क्रिशन वेदर और नॉट टू आंसर अ रेफरेंस विच हैज बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. हाउएवर क्लॉज 2 के केस में जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है वो है शैल. देखिए लिखा होगा दैट इज सुप्रीम कोर्ट शैल आफ्टर सच हियरिंग एज इट थिंक्स फिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट इट्स ओपिनियन देयर अपॉन. तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे जो ट्रीटी, सनद या सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से अराइज करते हैं विच हैज बीन एंटर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उस केसेस में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए आर्टिकल 143 में अप्लाई किया तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू आंसर दैट रेफरेंस. ठीक है. ये बाउंडेशन उन सिचुएशंस में नहीं है जहां पे रेफरेंस आर्टिकल 143 के क्लॉज 1 में है. ठीक है. जहां पे सिर्फ क्वेश्चन लॉ और फैक्ट का है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट आइदर में, मतलब वो चाहे तो कर सकता है चाहे तो नहीं कर सकता है. ये पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है. कई सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस का आंसर करने से मना कर दिया था. राम जन्मभूमि का रेफरेंस उनमें से एक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू आंसर द रेफरेंस. अब एक और चीज पे आपको गौर करना चाहिए आर्टिकल 143 के क्लॉज 1 में कि क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे ही सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जा सकता है. अब ये प्रीएम्प्टिव हो सकता है कि मतलब इशू अराइज नहीं हुआ है पर फ्यूचर में अराइज हो सकता है, या वो ऐसा इशू हो सकता है जो अराइज हो चुका है. ठीक है. अब क्या लिखा है, एक्सप्रेशन क्या यूज करते हैं, एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यूज करते हैं. इट अपीयर्स टू द प्रेसिडेंट दैट द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अरिजन, मतलब उठ चुका है, या इज लाइकली टू अराइज, मतलब प्रीएम्प्टिव है, अभी अराइज नहीं हुआ है पर हो सकता है. ठीक है. तो मेन डिफरेंस को लेके ध्यान में ये रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 1 हैज अ डिस्क्रेशन whether to answer or not to answer the reference, and under clause 2 supreme court has to mandatorily answer a reference. ठीक है. clause 2 of article 143 is mandatory in nature while clause 1 of article 143 is discretionary in nature. अब दूसरे इशू की बात करते हैं. अब ये जो पावर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड है. ठीक है. अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर कैसे एक्सरसाइज करेंगे? अब ऑब्वियसली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट the nature of the power which is vested in the president under article 143 is purely discretionary, and direction cannot be issued by the supreme court or by any court for the exercise of the power
फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर बाय द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कोई रिट कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड एक्सरसाइज इट्स पावर अंडर आर्टिकल 143, तो ऐसा नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 143 प्योरली एंड प्योरली प्रेसिडेंट के डिस्क्रेशन पे चलता है। प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस लें, ना चाहे तो नहीं लेंगे, ठीक है। अब यूजुअली एडवाइस प्रैक्टिकली कहाँ ली जाती, जहाँ पे बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, ठीक है, और कहीं कहीं गवर्नमेंट को क्या होता है ना, सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग की बड़ी ज़रूरत होती है कई इश्यूज में। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यूजुअली ही एक्सरसाइजेस हिज एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की सुप्रीम कोर्ट इस मैटर पे एडवाइस दे। पर प्राइमरली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही डिसाइड करते हैं कि कौन से क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट को रेफर होने चाहिए। अगर प्रेसिडेंट डज नॉट एंटरटेन एनी सीरियस डाउट ऑन द मैटर, तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि डाउट अराइज करते हैं एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड सेंड द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसमें कोई भी पार्टी का स्टेक इन्वॉल्व नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सेंड करे, ना चाहे तो ना सेंड करे। यू एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट इवन अप्लाई टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू कंपेल द प्रेसिडेंट टू एक्सरसाइज दिस पावर दैट इज वेस्टेड इन हिम, ठीक है। क्योंकि ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद आएंगे। और ध्यान रखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस, ठीक है। व्हेनेवर आई यूज द एक्सप्रेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट प्रैक्टिकली द प्रेसिडेंट हैज टू फंक्शन ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार इसलिए रिइटरेट कर रहा हूँ जिससे ये कंसेप्ट आपके दिमाग में चला जाए। सो अब हम दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं। अब जब ओपिनियन, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आंसर कर दिया, मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ क्वेश्चंस भेजे सुप्रीम कोर्ट को कि हमें इस पे आपकी एडवाइस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आंसर कर दिया। अब ये जो ओपिनियन जिसका आंसर आता है, ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, याद रखिएगा, इट डज नॉट ले डाउन अ लॉ, ठीक है। क्योंकि प्रेसिडेंट इज स्टिल फ्री टू फॉलो और नॉट टू फॉलो दैट एडवाइस, तभी इसको एडवाइस शब्द का नाम दिया गया है, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर दैट मैटर वुड नॉट बी बाउंडेड by the advice given by the Supreme Court, although in practice what happens is that the advice is followed to the T mostly. अब सवाल उठता है, ये jurisdiction कहाँ से लिया गया है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस में। अब देखिए, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा होता नहीं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का प्रोविजन, बट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो हमने ये जो आर्टिकल 143 छापा है, ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से छापा है, ठीक है। सबसे पहला जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन लिया गया था वो रेफरेंस ऑफ दिल्ली लॉ केस का था, ठीक है, दिल्ली लॉज केस का था, 1951 सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर पेज नंबर 747। अब एक और बात याद रखिएगा, ऐसी सिमिलर पावर, एडवाइस लेने की पावर गवर्नर के पास नहीं है। आप ये नहीं कह सकते, या मान लीजिए कोई गवर्नर साहब है, वो सोचें कि जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, मैं हाई कोर्ट का ओपिनियन लेने में सक्षम होना चाहिए। द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नो। द गवर्नर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड इट इज नो पार्ट ऑफ द हाई कोर्ट्स जुरिसडिक्शन टू गिव एडवाइस टू द गवर्नर, ठीक है। एडवाइस नहीं देते हैं कोर्ट्स आर नॉट देयर टू गिव एडवाइस, दे आर देयर टू इंटरप्रेट द लॉ एंड ले डाउन द लॉ, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 143 clause 1 that the Supreme Court also likewise is not bound to answer a reference made to it by the President, so it has a discretion in the matter and for good reason it may refuse to express any opinion on the question submitted to it. The advisory opinion of the Supreme Court, though entitled to very great respect and reverence, is not binding on all courts because it is not a law within the meaning of Article 141. ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था केरला एजुकेशन बिल केस में, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 956। बट जो स्पेशल कोर्ट्स बिल का जो रेफरेंस था AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 448, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी व्यूज वो दे रहा है
under Article 143, they are binding on all courts. ठीक है? But the Supreme Court, however, suggested that reference should not be vague and must be made on specific questions, otherwise the court would not be bound to answer. The advisory opinion of the Supreme Court in practice has been taken on very important issues such as Kaveri issue. आपको पता होगा कावेरी इशू, आपका सतलज यमुना लिंक वाले इशू पे भी सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया गया था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सरसाइज किया था. अयोध्या डिस्प्यूट में लिया गया, ट्रांसफर ऑफ जजेस के केस में भी लिया गया, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. अब क्लॉज 2 को लेके अगर आप सीधे सीधे वर्ड पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप में जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा बताएंगे कि आर्टिकल 143 का क्लॉज 2 मैंडेटरी इन नेचर है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट्स बिल के केस के रेफरेंस में बोला था कि इवन इन द केस ऑफ मैटर अराइजिंग आउट ऑफ क्लॉज 2 द कोर्ट मे बी जस्टिफाइड इन रिटर्निंग द रेफरेंस अनआंसर्ड फॉर वैलिड रीजन. अब देखिए, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ओपिनियन तो दे दिया, पर ये कितना सही है कितना गलत है अभी सेटल नहीं हुआ है. तो अभी ना एग्जाम के पर्पस के लिए बेयर टेक्स्ट के हिसाब से चलिएगा. जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं देन वी विल यूज द प्रेसिडेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो थियोरेटिकली इट इज विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इवन रिफ्यूज टू आंसर रेफरेंस गिवन अंडर आर्टिकल 143 क्लॉज 2. लेकिन एग्जाम के पर्पस के लिए हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एग्जामिनर फिर सोचेगा कि आपने आर्टिकल 143 ढंग से नहीं पढ़ा. ठीक है? जो क्लॉज 2 में क्या एक्सप्रेशन यूज हुआ है, क्लॉज 2 में लिखा हुआ है that the Supreme Court shall after such hearing as it thinks fit report to the President its opinion thereon. तो लगता है prima facie it is mandatory in nature. ठीक है? That is the basic rule of interpretation, that where the expression shall is used it means that the provision is mandatory in nature, and where the expression may is used it means that the provision is discretionary in nature. है ना? पर अभी मैं आपको एग्जाम के पर्पस के लिए बता रहा हूँ. एग्जाम के पर्पस के लिए बेयर टेक्स्ट का ही रिप्रोडक्शन सफिशिएंट होगा. इसमें बहुत ज़्यादा केस लॉज आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. अब देखिए, अब थोड़े एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन का फ़ायदा क्या होता है. अब देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक सॉफ्ट ऑप्शन है. ठीक है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इशू सिर्फ लॉ और फैक्ट के ही नहीं होते, उसमें पॉलिटिक्स भी होती है ना? बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट में कितनी पॉलिटिक्स थी आप जानते ही होंगे. तो इश्यूज हमेशा सिर्फ प्योरली क्या कहते हैं लॉ और फैक्ट के नहीं होते, कभी कभी ना उसमें बड़े ग्रेव पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व होते हैं. कई बार तो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज डिपेंड ऑन दैट क्वेश्चन. तो ऐसे में क्या होता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि अगर ये इशू सोचती है कि अगर मैंने ये इशू खुद से डिसाइड किया तो होगा ये कि भाई अगले इलेक्शन में हम बुरी तरीके से हारेंगे और हमारा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस वाइप आउट हो जाएगा. ठीक है? लेकिन अगर हमने सुप्रीम कोर्ट का कवर लेके ये काम किया तो फायदा ये होगा कि पब्लिक ये सोचेगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है तो इसमें गवर्नमेंट का उतना हाथ नहीं है. ठीक है? तो ऐसे में ये एक सॉफ्ट ऑप्शन होता है जो इंडियन गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है. ठीक है? तो जुडिशरी exists to interpret the laws, expound the constitution and ensure that the rule of law prevails. The responsibility for maintaining the law and order rests in the executive arm of the government. The cabinet can weigh the popular opinion in balance before deciding upon the issues of public policy. ठीक है? And when the cabinet is of the opinion, क्योंकि मैं practically बता रहा हूँ, क्योंकि it is always the cabinet जो reference देता है कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 143 की पावर एक्सरसाइज करें. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डू सो इन इट्स ओन डिस्क्रेशन. तो ऐसे में क्या होता है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन और एक बहुत अच्छा शील्ड जो होता है वो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होता है. ठीक है? और ये शील्ड किस सेंस में? शील्ड बस एक पॉलिटिकल सेंस में कि उन्हें जो पब्लिक की रात उतनी ना झेलनी पड़े ऐसा पॉलिटिकल डिसीजन लेने पे, है ना? अब देखिए आर्टिकल 143 के इनहेरेंट लिमिटेशंस भी हैं. अब लिखा तो है एक्सप्रेशन क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट हैज अ रीजन, पर इसका मतलब ये भी मत समझ लीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करने लगेगा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में भी कि लोगों के बिलीफ क्या होना चाहिए,
क्या लोगों को एथियस्ट होना चाहिए या लोगों को थियस्ट होना चाहिए, है ना, या पॉलिटिकल विजडम कैसी होनी चाहिए, या हिस्ट्री में क्या हुआ था, या आर्कियोलॉजी कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, या माइथोलॉजी कैसी होनी चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, ठीक है। फिर और क्या चीज में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अगेन विल नॉट गो इनटू द मैटर्स ऑफ पॉलिसी, क्योंकि कैबिनेट ये नहीं कर सकता कि वो पॉलिसी के मैटर जो है, जो बेसिकली कैबिनेट का टास्क है, वो सुप्रीम कोर्ट के सर पे रख दे कि भाई अब आप बोलिए और आप रेफरेंस आंसर करिए, उस हिसाब से हम पॉलिसी बनाएंगे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये काम एग्जीक्यूटिव का है, प्राइमरली एग्जीक्यूटिव का है। So cabinet cannot also shift the burden of responsibility to the courts for matters of policy for which the government of the day is too weak, timid or confused to make and implement a firm decision. And the judiciary also cannot compensate for the inadequacies of the government or the failure of the political process. कभी कभी गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है और उस रेफरेंस को भेजने पे ही उसकी बेइज्जती हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एन एडवाइजरी ओपिनियन। अब भाई एडवाइजरी ओपिनियन क्यों मांग रहे थे, आप खुद ही सोचिए। जो इशू ट्रायल कोर्ट को डिटरमाइन करना है, जो हाई कोर्ट को डिटरमाइन करना है, विच इज एन इशू ऑफ लॉ, आप उसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन मांग रहे हैं। तो वहाँ पे कोई लीगल पॉइंट था नहीं, ठीक है, और वहाँ पे ये भी डेंजर था कि भाई हम अगर ऐसा इशू सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ विल बी पॉलिटिसाइज्ड, है ना, ये भी तो डेंजर होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे भाई ये जो क्या कहते हैं बाबरी मॉस्क का डिस्प्यूट है, ये राम जन्मभूमि है एक्चुअली में, तो भाई ये जो एक्सप्रेशन है, जो ओपिनियन है, ये परकोलेट करेगा ना नीचे, हाई कोर्ट के जजेस को अफेक्ट करेगा, सब जजेस मैटर्स को अफेक्ट करेगा। तो बेसिकली देयर वाज अ डेंजर दैट जुडिशरी कैन बी पॉलिटिसाइज्ड। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द क्वेश्चन ऑफ हैविंग एग्जिस्टेड अ टेम्पल एट द डिस्प्यूटेड साइट इन अयोध्या वाज सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी एंड डज नॉट रिक्वायर्ड टू बी आंसर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोल दिया हम आंसर ही नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि भाई बेसिकली इसका रीजन ही सिंपल है। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कहते हैं, 16वीं सदी में या 15वीं सदी में जिंदा थोड़ी न थे कि वहाँ पे देख रहे थे हाँ भाई वो बाबर उधर से आ रहा है और उसने मंदिर तोड़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फर्स्ट हैंड विटनेस थोड़ी न थे वो। ये इश्यूज आर्कियोलॉजी के, ये इशू हिस्ट्री के, ठीक है। दीज आर नॉट द इश्यूज विच द सुप्रीम कोर्ट गोज इनटू। और सुप्रीम कोर्ट समझ रहा था कि भाई उनको रेफरेंस क्यों भेजा गया है, उनको रेफरेंस इसीलिए भेजा गया है, क्यों, जिससे गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख के निशाना लगाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही समझ गया, सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी स्मार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस सवाल का आंसर ही नहीं करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो ऐसे में गवर्नमेंट की बेइज्जती भी हो गई और कुछ मिला भी नहीं। तो पॉलिटिकल क्वेश्चंस इन द गार्ब ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ या फैक्ट सुप्रीम कोर्ट को सेंड नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हमारा एडवाइजरी जुरिसडिक्शन यहीं पे खत्म हो गया। अब हम जरा आते हैं आर्टिकल 141 पे। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लॉ डिक्लेयर्ड की बात है, मतलब रेशियो डिसाइडेंडी, मतलब जजमेंट का जो रेशियो है वही वुड बाइंड दी कोर्ट्स इन इंडिया, और बेटा डिक्टा नहीं। जैसे मान लीजिए इशू है कि क्या सेक्शन 96 में जो अपील है वो मेंटेनेबल है इन अ स्पेसिफिक केस और नॉट। अब ये इशू है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट्स रेफर किए या ओवर रूल किए और फिर उस इशू पे एक डिसीजन दिया। अब मान लीजिए उस डिसीजन को देने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि सीपीसी जो है बड़ी गलत तरीके से ड्राफ्टेड है, इसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम है, एंड द टाइम हैज कम फॉर द लेजिस्लेचर टू मेक एन अमेंडमेंट इन द सीपीसी। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस है ना, वो सीपीसी में कुछ प्रॉब्लम्स बताने लगे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अब देखिए वो जो प्रॉब्लम वाले जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, इट हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल इशू दैट वाज रेज्ड इन द केस, है कि नहीं। तो जो ओरिजिनल इशू है वो क्या है, ओरिजिनल इशू है कि वेदर एन अपील इज मेंटेनेबल इन अ स्पेसिफिक केस अंडर सेक्शन 96 ऑफ द सीपीसी। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन उस पॉइंट पे होगा दैट वुड बी द रेशियो ऑफ द डिसीजन, ठीक है। तो जो रेशियो है दैट वुड बाइंड ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पॉइंट पे जो इंटरप्रिटेशन किया है उस सेक्शन का
that will bind all the courts in India. लेकिन जो ऑबिटर दिया वो नहीं बाइंड करेगा, ठीक है. ऑबिटर डिक्टा, दैट इज द पर्सनल ओपिनियन ऑफ द जज, दैट वुड नॉट bind the courts in India, but the ratio decidendi will always bind the courts in India. अब सवाल उठता है, is the Supreme Court bound by its own decision? The answer is absolutely no. Supreme Court is not at all bound by its own decision. Supreme Court in a given case may even overrule its own decision if it so wants to. Supreme Court के decision बाकी courts और authority को जरूर bind कर सकते हैं, लेकिन Supreme Court itself is not bound by them, ठीक है. अब एक और बात का ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 141 इज ऑल्सो रिकॉग्निशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है. स्टेयर डिसाइसिस का क्या मतलब होता है? टू स्टैंड बाय द डिसाइडेड केसेस. इट एनविसेजेस दैट द जुडिशियल डिसीजंस हैव अ बाइंडिंग फोर्स फॉर द फ्यूचर, बट इट इज नॉट हाउएवर द वोल ऑफ जजमेंट विच इज बाइंडिंग. द जजमेंट इज ऑथोरिटेटिव ओनली as to that part of it which is called ratio decidendi, which is considered to be necessary for the decision of the actual issues between the litigants. Supreme Court ने मान लीजिए रेस जुडिकाटा पे लॉ डिक्लेयर कर दिया, तो उन लिटिगेंट्स को तो बाइंड करेगा ही, लेकिन जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ किया है वो फिर बाकी लोगों को भी बाइंड करेगा उस इशू पे, है ना. जो रेस जुडिकाटा का फिर जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया कि रेस जुडिकाटा ऐसे काम करता है, या ऑर्डर 2 रूल 2 ऐसे काम करता है, या FIR का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, तो वो देखिए जो पार्टीज जो लिटिगेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको तो बाइंड करेगा ही, लेकिन ये बाकी हर उस व्यक्ति को बाइंड करेगा जिसके केस में सेम इशू निकल रहा है, ठीक है. अब कीटन की डेफिनेशन दे देता हूं. व्हाट डज कीटन से अबाउट रेशियो डिसाइडेंडी? Keaton suggests that the ratio decidendi of a decision is a principle of law formulated by the judges for the purpose of deciding the problem before him. Think, this is what the Keaton suggested. In some cases, it may be quite difficult to extract a ratio, and difficulty is obviously enhanced when there are multiple opinions, as in our case. जैसे हमारे कंट्री में आप जजमेंट्स अगर पढ़ेंगे तो हमेशा आपको मल्टीपल ओपिनियंस मिलेंगे, सेपरेट बट कंकरिंग जजमेंट, डिसेंटिंग जजमेंट्स एसेट्रा, ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो इससे दिक्कत हो जाती है. तो रेशियो डिसाइडेंडी को प्रैक्टिस में कैसे समझना है मैंने आपको बता दिया. इशू अगर उनके सामने रेज्ड है, उस पे आर्ग्यूमेंट हुआ है, उस पे एविडेंस लेड हुआ है, एंड दैट इशू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिसीजन ऑफ द केस, देन द इंटरप्रिटेशन दैट द सुप्रीम कोर्ट मेक्स ऑन इट, इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, दैट विल बाइंड ऑल द अथॉरिटीज within the India, ठीक है, and the courts in particular. मैं all the authorities का expression इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रोविजन ऑफ लॉ में दिया जो ट्राइब्यूनल पे अप्लाई करता है, ठीक है, तो ट्राइब्यूनल ये नहीं कह सकता कि मैं कोर्ट नहीं हूँ तो मेरे ऊपर कैसे अप्लाई करके, उसके ऊपर भी अप्लाई करता है. डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस का रिकॉग्निशन है आर्टिकल 141 में, तो इट विल बाइंड एवरीवन, ठीक है. हर उस जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को बाइंड करेगा जिस पर्टिकुलर प्रोविजन ऑफ लॉ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया है. ओपिनियन वो शुड बी आल्सो नेसेसरी फॉर द डिसीजन ऑफ द केस. अब इस पे कई एस्पेक्ट्स भी होते हैं कि उस इशू पे आर्ग्यूमेंट भी होना चाहिए, ठीक है, उस पे सुप्रीम कोर्ट को रीजंस भी देने चाहिए. कभी भी कोई ऐसी चीज बाइंड नहीं कर सकती कोर्ट्स को जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई आंसर ही नहीं दिया. मान लीजिए 4 इश्यूज थे, 4 में से सुप्रीम कोर्ट ने 2 इश्यूज का आंसर दिया और 2 इश्यूज को अनआंसर्ड कर दिया, या कोई रीजन नहीं दिया, या उस पर कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी बाइंडिंग इन द ट्रू एसेंस एंड स्पिरिट अंडर आर्टिकल 141. ऑर्बिटर डिक्टा क्या होते हैं अब बताता हूँ. दीज आर, थोड़ा फॉर्मली अब बताना पड़ेगा, दीज आर द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द जजेस which are not essential for the decision reached. There may be observations upon the broader aspect of law relating to the problem arising for decision. They may be answer to hypothetical questions raised by the judge or the counsel in the course of hearing, or they may be observations upon social or other questions prompted by the facts of the case under consideration. Now, in the course of the argument and decision of a case, many incidental considerations also arise, which may all be a part of legal process, but which have different degrees of relevance to the central issue. Now, the judicial
opinions upon such matter may be merely casual or of collateral relevance, then these would be known as obiter dicta. ठीक है, अगर वो कैजुअल है, कोलैटरली वो मेंशन कर रहे हैं, वो ऑबिटर डिक्टा है. तो बेसिकली आपको इस पर शॉर्ट नोट आएगा मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल 141 में. तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 141 कौन सी डॉक्ट्रिन को रिकॉग्नाइज कर रहा है. द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. रेशियो डिसाइडेंडी ही वो चीज है जो बाइंड करेगी, ऑर्बिटर डिक्टा बाइंड नहीं करेगा. ठीक है, एंड द सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव रीजंस फॉर इट्स डिसीजन. ठीक है, जब रीजंस देंगे तभी बाइंड होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ही कहना है. हालांकि इस पे इन प्रैक्टिस दे आर डाइवर्जेंट व्यूज, लेकिन एग्जामिनेशंस के लिए आपको इस बात पे क्लियर रहना है कि सुप्रीम कोर्ट शुड गिव रीजंस. नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब आगे बढ़ते हैं, स्पेसिफिकली लेज डाउन this proposition under article 141, which says that the law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India. Thus, all courts are bound to follow the decision of the Supreme Court. The law declared by the Supreme Court is law of the land. ठीक है, and no court or tribunal or that matter, or for that matter any other authority can ignore the law laid down by the Supreme Court. एक बार सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन कर दिया आर्टिकल 141 में, इमीडिएटली इट बिकम्स द लॉ ऑफ द लैंड. याद रखिएगा, द लॉ इज व्हाट द जजेस ले डाउन. आप स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन जितना कर लीजिए, लेजिस्लेचर ने जितना भी लिखा हो, जजेस ने जो इंटरप्रिटेशन उस पर बेस किया है, दैट वुड बिकम द लॉ ऑफ द लैंड. इस पे बहुत पर्टिकुलरली क्लियर रहिएगा. ठीक है, तो आर्टिकल 141 एक्चुअली गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट्स या द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. अब हम जरा सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जान लेते हैं कि व्हाट डज द सुप्रीम कोर्ट थिंक ऑन दिस आर्टिकल एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. अब इसमें केस लॉज उतने एसेंशियल नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ कमिश्नर ऑफ, नो नॉट कमिश्नर, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज versus Dunlop India and others. AIR 1985, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 330. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इट इज इनएविटेबल इन अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट देयर आर डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम अपीलेट ट्राइब्यूनल which do not attract the unanimous approval of all members of judiciary, but the judicial system only works if someone is allowed to have the last word, and the last word once spoken should be loyally accepted. ये सुप्रीम कोर्ट का कहना था. सुप्रीम कोर्ट then in the case of state of Andhra Pradesh versus AP Jaiswal, AIR 2001, Supreme Court page number 499, said that consistency is the cornerstone of the administration of justice. It is consistency which creates confidence in the system, and this consistency can never be achieved without the respect to the rule of finality. It is with a view to achieve consistency in judicial pronouncements that the court have evolved the rule of precedents and the principle of stare decisis, etc. These rules and principles are based on public policy, and if these are not followed by the courts, then there will be chaos in the administration of justice. अब और कुछ चीजें याद रखिएगा. कोई क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट अ प्रेसिडेंट. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में कोई ऑर्डर्स दिए जाते हैं. अब कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है या इसे कंप्लाई कैसे करना है. तो क्लैरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर पास करता है. ऐसे ऑर्डर्स प्रेसिडेंट नहीं होते. ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने थियोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस किए हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द इशू एट हैंड. तो वो क्या है, वो ऑबिटर डिक्टा है, एंड दे विल नॉट बाइंड द कोर्ट्स और अथॉरिटी. ठीक है, ऑल्सो if you read a judgment and find that the decision is not founded upon any reasons, nor it proceeds on considerations of issues, then also that cannot be deemed to be a law declared for the purpose of Article 141. ठीक है, and it will not have a binding effect. Similarly,
where the Supreme Court summarily dismisses a special leave petition on technical grounds, then again the binding precedent, the binding power for the purpose of Article 141 is not applicable. ठीक है. अब सवाल उठता है, होगा क्या अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट जजेस या एनी अदर अथॉरिटी डिसएग्रीज विद द ओपिनियन ऑफ द, या नॉट द ओपिनियन बट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ दैट हैज बीन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, मान लीजिए कोई अथॉरिटी, अब देखिए हाई कोर्ट इज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू ऑल ऑफ दिस. तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए वो बोलती है कि ओके सुप्रीम कोर्ट का ये ओपिनियन है बट वी डिसएग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन, हम अपने स्टेट में ये इंटरप्रिटेशन लागू करेंगे जो हम चाहते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला है कि when the Supreme Court decides a principle, it would be the duty of the High Court or a court subordinate to follow the decision of the Supreme Court. A judgment of the High Court which refuses to follow the decision and directions of the Supreme Court or seeks to revive a decision of the High Court which has been set aside by the Supreme Court would be a nullity. वो nullity होगा. Nullity मतलब null and void, उसका कोई effect नहीं होगा. It would be just like a piece of paper. ठीक है, उसका कोई legal force नहीं होगा. So this is the power of the Supreme Court. अब सुप्रीम कोर्ट एक और चीज करता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स एक्सरसाइज करता है, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर एक्सरसाइज करते हुए वो ये भी लिख देता है कि वी आर एक्सरसाइजिंग इन दिस पर्टिकुलर केस एंड दिस इज नॉट सपोज टू बी अ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी कभी अपने जजमेंट में ही लिख देता है कि दिस जजमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ प्रेसिडेंट. ऐसे आपको बहुत केसेस मिलेंगे. और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स फ्लाउट करने का क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. कंटेम्प्ट इज वन ऑफ दोज कॉन्सिक्वेंसेज. ठीक है, कई कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि भाई आपका ऑर्डर नलिटी हो जाएगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, nobody would be bounded by it. अगर कोई उसके अंडर एक्ट करता है तो he shall be liable to penalty. वो सारी बातें अलग हैं. पर जो अथॉरिटी नेगेट कर रही है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, दे ऑल्सो वुड बी लाइबल फॉर कंटेम्प्ट. सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो कंटेम्प्ट जुरिसडिक्शन इन्वोक कर सकता है. अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ. आपने अक्सर सुना होगा कि कोर्ट्स का काम लॉ बनाना नहीं है, अक्सर सुना होगा लोगों से. एक ऑब्जर्वेशन में देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, नॉट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बट द एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस डीटीसी मजदूर यूनियन, AIR 1991, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 101. Supreme Court emphasized in this case upon its law creating function. मतलब सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि वो लॉ कैसे बनाता है. The court has emphasized that it is a childish fiction. ये बचकानी imagination है that courts only find the law but do not make it. ठीक है, ये एक बचकाना fiction है that the court only find the law but do not make it. Under Article 141, the law declared by the Supreme Court is of binding character and as a commandful, it is just as powerful as the law made by the legislature. Supreme Court further asserted that it is not merely an interpreter of the existing law but much more than that. As a wing of the state, Supreme Court is by itself a source of law and the law is what the court says it is. ठीक है, मैं अक्सर आपसे बोलता हूँ the law is what the Supreme Court says it is. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली में यूज़ किया है लाइन, और सिर्फ एक केस में नहीं, कई केसेस में. इनफैक्ट एक जगह ये भी बोला है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 का केस है या AIR में रिपोर्ट हुआ था. ठीक है, ये आपके सेकेंड जजेस ट्रांसफर केस है. उसमें सुप्रीम कोर्ट सेड that the law, that the constitution is what the judges say it is. ठीक है, ये चार्ल्स एडविन ह्यू का एक्सप्रेशन था जो यूनाइटेड स्टेट्स में यूज हुआ था. नॉनदलेस, तो बेसिकली आपको इससे पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट डज नॉट रिगार्ड itself as absolutely bound by its own decision in the area of interpretation of the constitution, and it sees itself as much more than merely an interpreter of law. It also recognizes its creative law making function. भाई विशाखा गाइडलाइन कहाँ से आई, ये जो आप क्या कहते हैं आए दिन गाइडलाइंस देखते हैं, these are laws.
सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ लॉ, और ये जो लॉज हैं इनका उतना ही प्रभाव है जितना लेजिस्लेटिव एक्ट का है, ठीक है। एंड ऑलवेज रिमेंबर द लॉ इज व्हाट द कोर्ट सेज इट इज, ठीक है। इस पे मैं इसीलिए आपको जजमेंट्स दे रहा हूं। तो ये तो हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं एक टेक्निकल एस्पेक्ट पे, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि समैरिली डिसमिसल अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे होता है तब दैट विल नॉट बाइंड, है ना। तो व्हेन द सुप्रीम कोर्ट गिव्स रीजंस फॉर डिसमिसिंग अ स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136, देन द डिसीजन बिकम्स वन विद आर्टिकल 141, है ना। क्योंकि देखिए एक जगह टेक्निकल रीजंस पे डिसमिसल हुआ है। अब इस इशू को ज़्यादा समझने के लिए जरा सीपीसी के लेक्चर्स देखिएगा, क्योंकि होता है क्या है, टेक्निकल इश्यूज ये है कि मान लीजिए ऑफिस ऑब्जेक्शंस हैं, आपने मान लीजिए वकालतनामा ही नहीं रखा या कोर्ट फी नहीं जमा की, तो टेक्निकल ऑब्जेक्शंस पे आपका जो है पिटीशन डिसमिस हो सकता है। यहाँ पे दैट विल क्या कहते हैं, यहाँ पे आर्टिकल 141 की डॉक्ट्रिन नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिसल किया है और रीजंस रिकॉर्ड किए हैं या समैरिली डिसमिस किया है बिकॉज ऑफ वन रीजन और दी अदर, वहाँ पे ये बाइंडिंग हो सकते हैं, ठीक है। हाउएवर वेयर एब्सोल्युटली नो रीजंस आर गिवन, ठीक है, जहां पे रीजंस दिए ही नहीं गए हैं, वहां पे द कोर्ट इज नॉट लेइंग डाउन द लॉ, और वहां पे आर्टिकल 141 नहीं एक्सरसाइज होगा, है ना। जहां पे सुप्रीम कोर्ट रीजंस देता ही नहीं है वहां पे आर्टिकल 141 की एप्लीकेबिलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। द इफेक्ट ऑफ अ नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं नॉन स्पीकिंग ऑर्डर, dismissing a special leave petition must by implication be taken to be that the Supreme Court thinks that the case is not fit one where the special leave to appeal should be granted. Nonetheless, the binding effect of Article 141 would not be applicable in that case. अब एक और टेक्निकल इशू आता है। अगर मान लीजिए 3 जजेस बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, उसने किसी इशू पे इंटरप्रिटेशन दिया है और 2 जजेस बेंच उस बात से डिसएग्री करती है, वो दूसरा इंटरप्रिटेशन करती है इस प्रोविजन ऑफ लॉ पे। अब ऐसे केस में जो 2 जजेस बेंच का डिसीजन है विच इज इन कन्फ्लिक्ट विद 3 जजेस बेंच, ये क्या है, ये जजमेंट पर इंक्यूरियम है, इट इज इन इग्नोरेंस ऑफ द एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट। तो 2 जजेस बेंच जो है वो बाउंडेड होगी बाय 3 जजेस बेंच। 3 जजेस बेंच होगी दैट वुड बी बाइंडेड बाय अ बेंच ऑफ लार्जर जजेस, लेट अस सपोज 5 judges bench है, that will be binded by a 7 judges bench. 7 judges bench would be binded by a 9 judges bench. 9 judges bench would be bounded by 11 judges bench by 13 judges bench and so on, ठीक है। अभी 13 ही लार्जेस्ट हुई है सुप्रीम कोर्ट में केशवनंद भारती के केस में, उसके अलावा 13 जजेस अभी आज तक बैठे नहीं है उस केस के बाद टुगेदर। तो एक बात याद रखिए कि अगर कोई जज है वो एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स इग्नोर कर देता है और फिर कोई डिसीजन देता है, या मान लीजिए उसे पता ही नहीं कि इंटरप्रिटेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट की लार्जेस्ट बेंच ने, ये इशू ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और ये सुप्रीम कोर्ट के ही बेंच की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो किसी और क्या कहते हैं हाई कोर्ट की या सबऑर्डिनेट कोर्ट की तो बात ही नहीं कर रहा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ में ही कोई 2 जजेस बेंच है, अब उसको पता नहीं है कि जो इशू है जिसपे वो इंटरप्रिटेशन कर रही है ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है इन द पास्ट, है ना। ऐसा अक्सर होता है बाय द वे सुप्रीम कोर्ट में, अक्सर होता है। एंटीसिपेटरी बेल के केस में तो बहुत ज्यादा हुआ है, एंड आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड टू फाइंड आउट दैट मेनी जजेस आर इग्नोरेंट ऑफ दिस इशू, दैट द इशू दैट दे आर इंटरप्रेटिंग अ लॉ, इंटरप्रेटिंग राइट नाउ has been decided in 1985. So I was shell shocked by realizing that. Nonetheless, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 जजेस बेंच है ना, it is making an interpretation on a particular provision of law, then the judgment by these 2 judges bench would be a judgment per incurium. Per incurium मतलब क्या, per ignorance. Per ignorance of what? The ignorance of a larger bench of the Supreme Court which has already decided that issue. ठीक है, जब भी कोई ऐसा जजमेंट दिया जाता है which ignores an earlier decision, ठीक है, that would be a judgment which is
पर इंक्यूरियम, ठीक है, या पर इग्नोरेंस। अच्छा, पर इंक्यूरियम का लिटरल मतलब क्या होता है? मतलब लिटरली देखिए, लिटरली जो टर्म है पर इंक्यूरियम, इट मीन्स केयरलेसनेस, ठीक है, लेकिन इन प्रैक्टिस इट इज अंडरस्टूड एज पर इग्नोरेशियम, ठीक है, मीनिंग इग्नोरेंस ऑफ लॉ। अब यहाँ पे जो केयरलेसनेस है वो इसी बात की है ना कि उस बेंच को गौर करना चाहिए था कि इशू पहले ही डिसाइड हो चुका है। द जजेस आर सपोज टू नो द लॉ, ये प्रिजम्पशन होता है कि जजेस आर कॉग्निजेंट ऑफ ऑल द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लॉयर्स कभी ये नहीं कह सकते कि जज को आप ये प्रोविजन नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रिजम्पशन नहीं होता कि भाई स्टेट को जो अथॉरिटी है उसको सारे लॉज पता है, पर रियलिटी में आप ऑब्वियसली जानते हैं इतने सारे लॉज हैं, कैसे इट इज पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू नो ऑल ऑफ इट? इट इज नॉट। तो जो पर इंक्यूरियम जजमेंट्स हैं या पर इग्नोरेशियम जजमेंट्स हैं, दे विल नॉट बाइंड, उनका कोई बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा अंडर आर्टिकल 141। अब एक और एस्पेक्ट पे चले जाते हैं। एक होता है क्या कहते हैं, जजमेंट विच इज सब साइलेंशियो। अब जो प्रेसिडेंट्स जो हैं विच आर सब साइलेंशियो, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती, दे आर लिटिल और ऑफ नो अथॉरिटी। सब साइलेंशियो मीन्स इन साइलेंस, जिस पे कोई ओपिनियन नहीं दिया गया, कोई एक्सप्रेशन नहीं रेज हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। ऐसे डिसीजन को, ऐसे इशू पे अगर कोई डिसीजन है तो वो डिसीजन वुड बी हिड बाय सब साइलेंशियो, ठीक है। और कोई भी डिसीजन इफ इट्स हिड बाय सब साइलेंशियो, तब ऐसे प्रेसिडेंट की कोई वैलिडिटी नहीं होती। Always remember that the binding value of a decision of the court is only extended when the judgment actually raises, discusses and considers a question directly. Any decision that is expressly made is covered under the ambit and any indirect references are excluded. मान लीजिए 5 इश्यूज हैं, 5 में से 3 इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट, मतलब उसमें आंसर होना चाहिए यस और नो का, सुप्रीम कोर्ट 3 इश्यूज पे तो डिटेल्ड रीजनिंग करके इश्यूज को आंसर करता है, पर बाकी की जो 2 इशू हैं उस पे यस एंड नो में आंसर दे देता है, ना उस पे कोई रीजनिंग है, ना उस पे कोई इशू डिसाइड किया है। अब ऐसे में वो उन इश्यूज पे जो डिसीजन है, ये डिसीजन सब साइलेंशियो है, और उन इश्यूज पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उनका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं होगा, पर बाकी के 3 इश्यूज पे होगा क्योंकि उसके डिटेल्ड रीजंस थे। सिमिलरली कभी कभी एक जजमेंट आ सकता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट को एब्सोल्युटली नो रीजन दे, एक जजमेंट है पूरा का पूरा जजमेंट, बिना किसी रीजन के सुप्रीम कोर्ट को इशू को पर्टिकुलर वे में डिसाइड कर दे, ना उस पर कोई आर्गुमेंट हुआ, ना वो इशू उनके सामने था, ना वो इशू एक्चुअली रेज हुआ। अब ऐसे केस में अगेन इट वुड बी हिट बाय दिस डॉक्ट्रिन, वो भी जजमेंट सब साइलेंशियो हो जाएगा। और जो भी प्रेसिडेंट विच आर पास्ड सब साइलेंशियो, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। In other words, binding effect of Article 141 does not apply on it, ठीक है। मान लीजिए आप सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करें, ठीक है, आपने अपील की, इशू आपका कोई था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई इशू बनाया, यस एंड नो में आंसर करके डिसमिस या ग्रांट कर दिया। अब क्या लोअर कोर्ट्स समझ पाएंगे जजमेंट क्या है, भाई क्यों अप्लाई किया, क्या रीजन था, एसेट्रा एसेट्रा? कोई रीजनिंग नहीं, यस एंड नो में डिसीजन है, ये इशू भी नहीं रेज हुआ था, लॉयर्स ने उस इशू पे आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया था। तो ये क्या कहते हैं, इट इज अ प्रेसिडेंट विच इज पास सब साइलेंशियो, ठीक है, तो इसकी कोई अथॉरिटी नहीं होगी। लेकिन मोस्टली आपको जो सवाल आएगा ये पर इंक्यूरियम पे आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। सब साइलेंशियो को आपको पूछा जाएगा कि इसका इफेक्ट क्या होता है। सब साइलेंशियो, अगर आप इतना बस जान लीजिए, सब साइलेंशियो अगर कोई जजमेंट है तो उसकी बाइंडिंग वैलिडिटी आर्टिकल 141 में नहीं रह जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हमने इतना सफिशिएंटली कवर कर लिया। सो दैट इज इट फॉर टुडे। I will see you in the next lecture. We'll discuss Article 142 and Article 144. ठीक है? That should probably be the last discussion on the power of the Supreme Court, क्योंकि रिट का जो डिस्कशन है हम लोग आर्टिकल 32 और 226 का ऑलरेडी कर चुके हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो रिट पे नहीं जाएंगे। रिट बहुत बड़ा टॉपिक है, रिट हमने बड़ा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स में डील कर लिया था, तो अब डील करने की इसको कोई जरूरत नहीं। ऑल राइट, सो दैट इज इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।